तो सभी को आपका फिर से एक बार स्वागत है एनिमल हस्बेंड्री के नेक्स्ट पार्ट यानी कि 15th पार्ट में। आज हम यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये क्लास 12th एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मैन्योर को डिस्कस करेंगे। कितने टाइप की खाद होती हैं उसको डिस्कस करेंगे, और FYM यानी जो गोबर की खाद होती है उसे FYM कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से सीखेंगे क्यों इसको FYM कहा जाता है, और खाद के प्रोडक्शन में किन जो है साइंटिस्ट का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है उस सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। और इनका PDF आप नीचे टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा नीचे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर चाहें तो। सबसे पहले मैन्योर खाद, इसके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए, खाद जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक को मैन्योर बोलते हैं, एक को कंपोस्ट बोलते हैं, एक को वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। आज हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाद के बारे में जानेंगे, मैन्योर के बारे में जानेंगे। कंपोस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम सिर्फ मैन्योर के बारे में सीखेंगे, खाद के बारे में सीखेंगे। देखिए, मैन्योर होता क्या है, अगर मैं सीधी और सपाट भाषा में कहूँ तो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रेजिडुअल पार्ट्स बच जाते हैं, जो रेजिडुअल पार्ट्स होते हैं, उन्हीं को जब सड़ाया जाता है तो उसको सड़ाने से जो पदार्थ, जो सब्सटेंस मिलता है उसी को हम मैन्योर कहते हैं। एग्जांपल के लिए जो काऊ डंक होता है, ठीक है, या काऊ डंक या जो पेड़ पौधे होते हैं वो जब टूट जाते हैं और टूटने के बाद जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो खाद बनाते हैं, उसी खाद को हम मैन्योर कहते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स के जो पार्ट जो रेजिडुअल की फॉर्म में बच जाते हैं और वो मिट्टी में मिलने के बाद क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं। ठीक है, सीधी सी और सपाट भाषा में। ठीक है, एग्जाम्पल इसके जैसे कि अभी मैंने बताया गोबर की खाद को हम FYM बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ मैन्योर की बात करूं कि खाद कितनी तरह की होती हैं, तो जनरली चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैंने खादों को, जो मैन्योर है, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को मैंने बल्की मैन्योर कहा है, यानी भारी खाद कहा है। दूसरे को मैंने कंसनट्रेटेड मैन्योर यानी कि सांद्रित या फिर हल्की खाद कहा है। अब हल्की और भारी क्यों कहा है, डिस्कस करते हैं। जो बल्की मैन्योर होती है यानी कि जो भारी खाद होती है, देखो वो मैन्योर जब किसी मैन्योर में जो पोषक एलिमेंट्स होते हैं, पोषक एलिमेंट्स समझते हैं ना, जिस चीज़ के लिए हम खाद को यूज़ कर रहे हैं। हम खाद को यूज़ करते क्यों हैं, ताकि जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बढ़े, उसको जो पोषक पदार्थ है, पोषक एलिमेंट्स है, वो मिले। जब किसी मैन्योर में, जब किसी खाद में पोषक पदार्थों की संख्या यानी पोषक पदार्थों का कंसंट्रेशन कम होता है, लेकिन उस खाद का वॉल्यूम और उस खाद का वेट ज़्यादा होता है, ऐसे मैन्योर को हम क्या बोलते हैं, बल्की मैन्योर कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया, एक और बार समझो। देखिए, बल्की मैन्योर वो खाद होती है जब किसी खाद की मात्रा ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा, लेकिन उस खाद में जो पोषक पदार्थ हैं, उनकी जो पोषक एलिमेंट्स हैं, उनकी संख्या कम हो, तो ऐसे खाद को हम बल्की मैन्योर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए FYM यानी कि जो गोबर होती है उसी को हम FYM बोलते हैं, यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर। FYM की फुल फॉर्म कई बार पूछता है, तो फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे गोबर कहते हैं, ठीक है, जो कि एनिमल डंक से हमें मिलती है। इसके अलावा कंपोस्ट मैन्योर होता है, ग्रीन मैन्योर्स होता है जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट से मिलता है। सिरा, ये भी खाद बनाता है। सिरा यानी कि जो है शुगर केन से अल्कोहल बनता है, तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है सिरा निकलता है। ठीक है, इसके अलावा ग्वानो क्या होता है, पक्षियों से जो खाद प्राप्त होती है उसे हम ग्वानो बोलते हैं। ठीक है, तो बल्की मैन्योर जब किसी खाद का वेट ज़्यादा, यानी वेट ज़्यादा और वॉल्यूम कम हो, वेट ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा और उसमें पोषक पदार्थों की संख्या कम हो, तो ऐसे खाद को हम बल्की मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, जबकि जो कंसंट्रेटेड मैन्योर होता है, जो हल्की खाद होती है, इसका उल्टा होता है वो मैन्योर जिसका वॉल्यूम और वेट तो कम होता है, लेकिन उस खाद में पोषक पदार्थों की संख्या ज़्यादा होती है।
ऐसे मैन्योर को हम कंसंट्रेटेड मैन्योर या फिर हल्की खाद या फिर सांद्रित खाद बोलते हैं। वैसे भी कंसंट्रेटेड का मतलब ही होता है जब किसी चीज़ में, जैसे कि सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, जब यानी कंसंट्रेटेड मतलब क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ किया जाता है कंसंट्रेट, ठीक है। जो कंसंट्रेटेड मैन्योर है इसका एग्जांपल है बोन्स, चूर्ण, खलियाँ समझते हैं ना, जो मूंगफली का जो बाहर का छिलका बच जाता है उसे खलियाँ बोलते हैं, तो उनसे जो खाद बनती है उसे कंसंट्रेटेड मैन्योर बोलते हैं। हड्डियों से जो खाद बनेगी उसे कंसंट्रेटेड मैन्योर बोलेंगे। पशुओं के जो हॉर्न होते हैं, जो सींग होते हैं, उनसे जो खाद बनेगी उसे हम कंसंट्रेटेड मैन्योर बोलेंगे। खुर, पक्षियों जो एनिमल्स होते हैं उनके जो हूफ्स होते हैं, जो खुर होते हैं, उनसे भी खाद बनती है, उस खाद को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड मैन्योर बोलते हैं। यानी कि इनसे जो खाद बनेगी इनकी क्वांटिटी तो कम होगी, लेकिन इनमें जो पोषक पदार्थ होंगे, जो पोषक एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझो अब दोनों को, बल्की मैन्योर और कंसंट्रेटेड मैन्योर। देखिए बल्की एग्जाम्पल ये है इसका, बल्की मैन्योर को मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास 2 kg खाद है, वो कौन सी खाद है, वो मेरे पास बल्की मैन्योर है, यानी कि भारी खाद है। और मेरे पास जो है 1 kg कंसंट्रेटेड खाद है, यानी कि हल्की खाद है। ठीक है, ये भारी खाद है, ये हल्की खाद है, ये 2 kg है, ये 1 kg है। अब होगा ये कि इस 2 kg खाद से जो मेरे पास बल्की मैन्योर है, जो भारी खाद है, उससे मुझे कम पोषक पदार्थ मिलेंगे, यानी उससे जो फसल की पैदावार होगी वो कम होगी, क्योंकि इसमें पोषक पदार्थ कम है। भले इसका वेट ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो पोषक पदार्थ होंगे, जो बल्कि मैन्योर होंगी, उसमें पोषक पदार्थों की संख्या कम होगी, इसलिए फसल की पैदावार भी क्या होगी, कम होगी। जबकि जो कंसंट्रेटेड मैन्योर है, भले ही इसमें जो मैन्योर है, जो खाद की क्वांटिटी वो कम है, कितनी है, सिर्फ 1 किलो खाद है, यहाँ पे कितनी है, 2 किलो, लेकिन 1 किलो खाद से ही, इस खाद से जो पोषक पदार्थ मिलेंगे मिट्टी को, वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा पोषक पदार्थ मिलेंगे, जिससे कि उस मिट्टी की जो प्रोडक्शन पावर है वो बढ़ेगी और फसल क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करो कि आप इन दोनों में से, किन दोनों में से, बल्की मैन्योर यानी भारी खाद और कंसंट्रेटेड मैन्योर यानी कि हल्की खाद, दोनों में से किसको चूज करना चाहोगे? अगर आप किसान होते तो आप इन दोनों में से किसको चूज करते? मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन होते, एक होता 2 kg का, एक होता 1 kg का। ठीक है, और इससे आप पोषक पदार्थ कम मिलते, इससे पोषक पदार्थ ज़्यादा मिलते, तो आप किसको चूज करते? आप मुझे कमेंट करो अगर आप किसान होते तो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, कंसंट्रेटेड मैन्योर का एग्जाम्पल, कंसंट्रेटेड मैन्योर का एग्जाम्पल जैसे बोन्स, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब मैं आपको FYM बताता हूँ, जो गोबर की खाद होती है उसके बारे में 2-4 फैक्ट सुनो। FYM को हम सिर्फ गोबर की खाद बोलते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म होती है फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, गोबर की खाद बोलते हैं इसको। देखिए गोबर की खाद मिलती है, FYM कैसे मिलती है, जो एनिमल का जो रेजिड्यू होता है, एनिमल्स का जो यूरिन होता है या जो एनिमल डंक होता है, पशुओं का जो मलमूत्र होता है, उससे बनने वाली जो खाद होती है उसको हम FYM बोलते हैं, यानी कि गोबर की खाद बोलते हैं। समझ में आया? ओके। अब कई बार एग्जाम में पूछा है कि गोबर से खाद बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया? गोबर से खाद बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया? वो किया था डॉक्टर CN आचार्य ने। किसने? डॉक्टर CN आचार्य वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले गोबर से खाद बनाने की विधि का आविष्कार किया था। अब जनरली गाँव में क्या होता है कि हम मुंह उठा के क्या करते हैं, जैसे पशु ने गोबर कर ली तो हम उस गोबर को तुरंत उठा के खेत में डाल देते हैं और हम उसी को खाद समझ बैठते हैं, तो वो खाद नहीं होती। खाद बनने में, मैन्योर बनने में बहुत सारा समय लगता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा गाँव में कई सारी जो संस्थाएं होती हैं वो एक ऐसा एक ज़मीन में गड्ढा सा करवा रही हैं सभी घरों में, और लोग क्या करते हैं, उस गड्ढे में जो है खाद को, जो गाय भैंस की जो गोबर होती है उसको डालते हैं, और इस गड्ढे के अंदर कुछ छोटे छोटे केंचुए भी
डालते हैं तो वो केंचुए क्या करती है, वो एक्चुअली में वही केंचुआ क्या करती है, वो केंचुए ही उस खाद को बनाते हैं और जो गोबर है वो छोटे छोटे बहुत ही बारीक बारीक हो जाता है और तब हमें खाद मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं तो इस प्रोसेस में होने में कई थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, पहले ऐसा होता था लेकिन अब थोड़ा माहौल बदल रहा है गाँव में भी, तो अब वहाँ पे भी साइंटिफिक मेथड अपनाए जा रहे हैं। बिल्कुल पहले खाद को बनाया जा रहा है और तब उस खाद को खेतों में डाला जा रहा है, क्योंकि उस खाद को खेत में डालने से ज़्यादा पैदावार होगी, ना कि डायरेक्ट हम पशु ने गोबर की उसको तुरंत खेत में डाल देंगे तो वो खाद नहीं कहलाती। ठीक है, गोबर की खाद को FIM बोलते हैं। गोबर से खाद बनाने की विधि का आविष्कार डॉक्टर CN आचार्य ने किया था और इसकी कई मेथड हैं, कई विधियाँ हैं गोबर से खाद बनाने की। डॉक्टर CN आचार्य ने गोबर से खाद बनाने की जिस विधि का आविष्कार किया था वो खाई विधि थी। कौन सी विधि थी? खाई विधि, ट्रेच मेथड। कौन सी विधि थी? खाई विधि या फिर ट्रेच मेथड। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए कोई आपसे पूछे कि गोबर की खाद का मिट्टी में असर, यानी एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बार गोबर की खाद डाल दी किसी मिट्टी में, तो गोबर की खाद का उस मिट्टी में असर करीब करीब 3 से लेके 4 साल तक रहता है। NCERT में 3 साल दिया है। ठीक है, तो एक बार गोबर की खाद डालने पर उस मिट्टी में खाद का जो असर है वो 3 साल तक रहेगा। ठीक है, और एक पशु से, एक गाय या भैंस से एक साल में करीब करीब 5 से लेके 6 टन जो है खाद प्राप्त की जाती है। समझ रहे हैं ना आप? 5 से लेके 6 टन, एक टन में 100 किलो होते हैं। ठीक है, और गोबर की खाद में जो FYM होता है, गोबर की खाद में जो NPK का रेशो होता है, NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों का जो रेशो होता है वो 0.5 रेशो 0.2 रेशो 0.5 का होता है। यानी नाइट्रोजन होता है गोबर की खाद में 0.5%, फॉस्फोरस होता है 0.2% और पोटेशियम होता है 0.5%। तो आप समझ सकते हैं फॉस्फोरस कितना कम हो, दोनों सभी कम है, नाइट्रोजन भी कम होता है, फॉस्फोरस भी कम है, पोटेशियम भी कम है, लेकिन फॉस्फोरस तो बेचारा ज़्यादा ही कम है। इसके साथ बहुत अन्याय हो रखी है। तो इस अन्याय को कम करने के लिए गोबर की खाद में हम कुछ अतिरिक्त जो पोषक एलिमेंट्स होते हैं उनको मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस की मात्रा बहुत कम है, तो गोबर में बाहर से अतिरिक्त फॉस्फोरस मिलाया जाता है और उस मिलाने के बाद जो खाद मिलती है उस खाद को हम क्या बोलते हैं? गोबर की EFYM बोलते हैं, इनरिच्ड फार्म यार्ड मैन्योर। इनरिच्ड मतलब किसी चीज़ को मिलाने के बाद बढ़ गई, तो क्या होता है गोबर की खाद में फॉस्फोरस की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसमें SSP, अब SSP पुलिस वाला मत समझ लेना, सिंगल सुपर फॉस्फेट, SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाया जाता है और इस प्रकार सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाने के बाद जो खाद मिलती है उस खाद को हम EFYM बोलते हैं और EFYM में फॉस्फोरस की मात्रा अब क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो SSP इसीलिए मिलाते हैं ताकि गोबर में जो गोबर की खाद है उसमें फॉस्फोरस की क्वांटिटी क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक है, अब कई बार ये एग्जाम में ये भी आता है कि फसल की बुआई से कितने दिन पहले या कितने दिन बाद गोबर की खाद डालनी चाहिए। देखिए कन्वेंशन है कि फसल की बुआई के, जैसे हमें अपने खेत में आज गेहूँ बोना है, तो आज जैसे हमें बोना है तो बोने से 20 से 30 दिन पहले ही हमें उस खेत में गोबर की खाद को डालना चाहिए, ताकि जो खाद है वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। अच्छे से मिलेगी तो मिट्टी के पार्टिकल्स के अंदर तक चली जाएगी, और जिससे जब वो मिट्टी के पार्टिकल्स के अंदर तक चली जाएगी तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उर्वरकता है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखना आपको, फसल की बुआई से 20 से 30 दिन पहले खाद को मिलाया जाता है मिट्टी में। ठीक है, अब जो गोबर की खाद है जो FYM है, इसके प्रॉफिट और लॉस दोनों हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। पहले एडवांटेज सुन लो। एडवांटेज ये है कि गोबर की खाद मिलाने से जो मिट्टी की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, और इसके अलावा मिट्टी के जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है क्या होती है? वो बढ़ती है। मिट्टी पोरस हो जाती है, रंध्र जो है उसमें पोरस हो जाते हैं। पोरस होने से मिट्टी की जो पानी धारण करने की क्षमता वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हानि सुन लो इसकी डिसएडवांटेज ये है कि फसल में जो है खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं।
गोबर की जनरली ये देखा गया है कि जो किसान अपने खेतों में FIM यानी गोबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी फसलों में खरपतवार यानी वीड्स ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा गांव में बहुत बड़ी समस्या होती है। जब हम फसल बोते हैं तो एक सीज़न चलता है गांव में, जिसे गुड़ाई बोलते हैं। गुड़ाई में क्या किया जाता है, गुड़ाई निराई में, कि वो जो फसलें होती हैं उनके बीच से जो घास के या जो वो उन पौधों को उखाड़ा जाता है जिनका कोई यूज़ नहीं होता, उसको गुड़ाई कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गांव में सिर्फ हम गोबर की खाद का यूज़ करते हैं, और गोबर की खाद का जितना ज़्यादा यूज़ होगा उस फसल में वीड यानी खरपतवारों की संख्या, मात्रा उतनी ज़्यादा होगी। ऐसा इसलिए होता है कि जब पशु कई बार क्या करता है कि वो जब घास खा रहा होता है तो उसके पेट में घास के बीज भी चले जाते हैं, और वो बीज जब घास पशु के पेट में जाते हैं तो जब पशु गोबर करता है तो वो बीज गोबर के साथ आते हैं। उसी गोबर को हम कच्चा ही, उस गोबर को जो है खेत में डाल देते हैं, ठीक है। और खेत में डालने से वो जो बीज होता है वो बीज फिर खेत में जाता है और वो वहाँ पे जम जाता है, और फिर पूरे खेत में जो है वही बीज फैल जाता है। तो ऐसा होता है कि खेतों गाँव में जो गुड़ाई का कार्यक्रम चलता है इसकी वजह से चलता है, गोबर की खाद की जो हानि है उसकी वजह से चलता है, ठीक है। महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है उस सीजन में। इसके अलावा फसलों में दीमक व अन्य सूक्ष्म जीवों की समस्या भी गोबर की खाद के ज़्यादा उपयोग से उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो गोबर की खाद के बारे में ये था, आप ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।